शहर के शोर शराबे से दूर वह विशाल सफेद संगमरमर से बना बंगला किसी महल से कम नहीं था। उसमें एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। उस आलीशान बंगले के सबसे ऊपरी हिस्से के एक बड़े से कमरे में सागवान की नक्काशीदार कुर्सी पर किशोरी लाल जी बैठे थे। किशोरी लाल जी की उम्र 70 के करीब थी, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था। उनकी आंखों की तेज चमक और चेहरे पर पड़ने वाली कुछ गिनी चुनी झुर्रियां उनके अनुशासन और प्रभावशाली व्यक्तित्व की गवाह थीं। उनके सफेद बाल करीने से संवारे हुए थे और उनके रेशमी कुर्ते की चमक उनकी रईसी बयां कर रही थी। वे खिड़की के बाहर ढलते सूरज को देख रहे थे, जैसे वक्त के किसी खास मोड़ का इंतजार कर रहे हों। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रमेश, जो सालों से किशोरी लाल जी का वफादार था, अंदर दाखिल हुआ। रमेश ने नजरें झुकाकर दबी आवाज में कहा, साहब, वह लड़की आ गई है जिसके बारे में आपने कहा था। वह नीचे हॉल में इंतजार कर रही है। यह सुनते ही किशोरी लाल जी की नजरें खिड़की से हटकर रमेश पर टिकीं। उनके होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो काफी रहस्यमयी थी। उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी मंझे हुए खिलाड़ी ने बिसात पर अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी हो। उन्हें उस लम्हे का बरसों से इंतजार था। किशोरी लाल जी बोले, उसे अच्छे से बैठाओ, उसकी खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। मैं बस अभी आता हूं। रमेश ने सिर झुकाया और कमरे से बाहर निकल गया। किशोरी लाल जी ने अपनी मेज पर रखे एक पुराने फोटो फ्रेम की तरफ देखा, जो उल्टा रखा हुआ था। उन्होंने उसे सीधा नहीं किया, बस उस पर अपनी उंगलियां फेरीं और एक लंबी सांस ली। मेघा उस आलीशान हॉल के बीचों बीच खड़ी थी। उसके चारों तरफ की चमक धमक और कीमती साजो सामान उसे डरा रहे थे। वह बार बार इधर उधर देख रही थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि जो उसे एक बार देख ले, देखता ही रह जाए। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे, जो उसके गोरे रंग पर किसी काली घटा की तरह लग रहे थे। उसकी आंखों में एक मासूमियत थी, लेकिन उन आंखों के पीछे गहरा दर्द भी छिपा था। उसने एक साधारण सा सूती सूट पहना हुआ था, जो जगह जगह से पुराना पड़ चुका था, लेकिन उसकी सादगी उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, 5 लाख रुपए। उसकी मां अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर 2 दिन में पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो वह अपनी मां को खो देगी। इस रकम के लिए वह अपनी जान तक देने को तैयार थी। तभी सीढ़ियों पर जूतों की आहट हुई। मेघा ने ऊपर देखा। किशोरी लाल जी धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। उनके हाथ में एक छड़ी थी। हालांकि उन्हें उसकी जरूरत नहीं थी, पर वह उनके रोब का हिस्सा थी। उनकी आंखों में मेघा को देखते ही एक चमक आ गई। वे नीचे आए और मेघा के सामने खड़े हो गए। मेघा ने घबराहट में अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोली, नमस्ते साहब, रमेश जी ने कहा था कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। किशोरी लाल जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी नजरों में एक अजीब सी भूख थी। वे मुस्कुराए और सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोले, बैठो मेघा। मेघा किनारे पर सिमट कर बैठ गई। वह हिचकिचाते हुए बोली, साहब, मेरी मां बहुत बीमार है। मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। आप जो कहेंगे मैं वह काम करने को तैयार हूं, बस मेरी मां को बचा लीजिए। किशोरी लाल जी ने अपनी कुर्सी मेघा के करीब खिसकाई। उन्होंने उसकी लंबी जुल्फों को अपनी नजरों से सहलाया और बड़े ही ठंडे लहजे में बोले, 5 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है मेघा, कम से कम मेरे लिए तो नहीं, पर मैं जानना चाहता हूं कि तुम अपनी मां के लिए किस हद तक जा सकती हो। मेघा ने उनकी आंखों में झांका। उसे एहसास हो गया था कि यह मदद इतनी आसान नहीं होने वाली है। उसने कांपती हुई आवाज में पर दृढ़ता से कहा, साहब, मैंने कहा ना, मैं अपनी मां के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। किशोरी लाल जी के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान फिर से फैल गई। उन्होंने झुककर मेघा के कान के पास कहा, कुछ भी सोच लो मेघा, क्योंकि मेरी शर्तें अक्सर बहुत भारी होती हैं। वो मुस्कुराए। उन्होंने मेघा के चेहरे पर छाई उस घबराहट को बहुत करीब से महसूस किया। मेघा ने अपनी पलकें झुका लीं और धीरे से बोली, मुझे सब मंजूर है साहब, बस मेरी मां को बचा लीजिए।
किशोरी लाल जी ने अपनी छड़ी को फर्श पर हल्के से पटका और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो मेघा। समझो तुम्हारी मां को अब कुछ नहीं होगा। किशोरी लाल ने अगर जुबान दे दी है तो वह पत्थर की लकीर है। इतना कहकर उन्होंने मेघा को इशारा किया कि वह उनके और करीब आए। जैसे ही मेघा उनके पास आई, किशोरी लाल जी ने उसके चेहरे को घूरते हुए अपनी नौकरानी को आवाज दी, शांति। ओह शांति। बगल के कमरे से एक अधेड़ उम्र की महिला शांति हाथ जोड़ते हुए बाहर आई और बोली, जी साहब। किशोरी लाल जी ने मेघा की तरफ इशारा किया और बोले, शांति, इसे मेरे कमरे में ले जाओ। इसे अच्छे से नहला धुलाकर तैयार कर दो। और हां, सुनो। वह एक पल के लिए रुके और फिर अपनी आवाज को थोड़ा और गहरा करते हुए बोले, मेरी अलमारी के दाहिने हिस्से में जो कपड़े रखे हैं वही इसे पहनाना। शांति ने एक पल के लिए मेघा को देखा और फिर खामोशी से सिर हिला दिया। वह मेघा का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से सीधे किशोरी लाल जी के कमरे में ले गई। मेघा जब जा रही थी तो उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। नीचे हॉल में किशोरी लाल जी अकेले खड़े थे और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ऊपर का कमरा नीचे के हॉल से भी ज्यादा आलीशान था, पर वहां का माहौल भारी था। शांति ने अलमारी खोली। उसमें से एक बहुत ही कीमती और झीनी लाल रेशमी साड़ी निकाली। साड़ी के साथ एक भारी गहनों का सेट भी था। मेघा ने भारी मन से अपने साधारण कपड़े उतारे। वह आईने के सामने खड़ी थी, जहां उसकी खूबसूरती उस रेशमी साड़ी में और भी निखरने वाली थी। उधर नीचे किशोरी लाल जी अपनी कुर्सी पर बैठ गए और एक पैक बनाया। उन्हें अब मेघा के उस रूप का इंतजार था जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने शराब का एक गहरा घूंट भरा और अपनी आंखों को मूंद लिया। उनके दिमाग में किसी पुरानी याद की धुंधली तस्वीरें तैर रही थीं। वे बेचैन थे उस रूप को देखने के लिए जिसके लिए उन्होंने मेघा को चुना था। तभी ऊपर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। किशोरी लाल जी ने तुरंत अपनी आंखें खोल दीं और अपनी नजरें उन भव्य सीढ़ियों पर टिका दीं। शांति पहले बाहर निकली और उसने रेलिंग के पास खड़े होकर नीचे इशारा किया। फिर मध्यम रोशनी के बीच से मेघा धीरे धीरे बाहर आई। उसे देखकर किशोरी लाल जी के हाथ में पकड़ रखा ग्लास हल्का सा डगमगा गया। मेघा ने वह गहरी लाल रेशमी साड़ी पहनी थी जो उसके गोरे बदन पर बहुत सुंदर लग रही थी। साड़ी का पल्लू बड़ी नजाकत से उसके कंधे से ढलकता हुआ फर्श को छू रहा था। शांति ने उसके लंबे काले बालों को खुला छोड़ दिया था जो उसकी कमर पर लहरा रहे थे। गहनों की चमक से ज्यादा मेघा के चेहरे की वो मासूमियत और घबराहट किशोरी लाल जी को सम्मोहित कर रही थी। मेघा ने धीरे धीरे सीढ़ियां में उतरना शुरू किया। उसकी पायल की झंकार खाली हॉल में गूंज रही थी, जो किशोरी लाल जी के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। जैसे ही वह आखिरी सीढ़ी उतरकर उनके सामने खड़ी हुई, किशोरी लाल जी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और अपनी भारी आवाज में कहा, अविश्वसनीय है। शांति ने वाकई कमाल कर दिया, लेकिन सच तो यह है कि इस हुस्न को किसी श्रृंगार की जरूरत ही नहीं थी। किशोरी लाल जी ने फिर मेघा की आंखों में आंखें डालकर देखा और बड़े ही गंभीर लहजे में बोले, तो तैयार हो ना वो सब करने के लिए? मेघा बुरी तरह घबरा रही थी, लेकिन अपनी मां की बिगड़ती हालत का सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोली, हां जी, आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगी। उसके इतना बोलते ही किशोरी लाल जी उसके बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए। उनके शरीर से शराब और महंगे इत्र की एक तीखी महक आ रही थी। जैसे ही वे उसके पास आए, उनकी आवाज में एक अजीब सा नशा था। वे बोले, मेघा, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं अपने होश में नहीं हूं। दिल करता है बस तुम्हें देखता रहूं। फिर उन्होंने मेघा का कोमल हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, क्या तुम मुझे आज रात खुश कर सकती हो? मेघा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह डर और शर्म के मारे खुद को संभालकर कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी किशोरी लाल जी बोले, अगर तुम ये कर देती हो तो मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। बताओ, अगर एक रात की यह कीमत तुम्हें कम लग रही है तो मैं इससे ज्यादा भी दे सकता हूं। किशोरी लाल जी की आंखों में एक अजीब सा नशा था, सिर्फ शराब का नहीं, बल्कि मेघा के उस निखरे हुए हुस्न का भी। जब उन्होंने 50 लाख की बात की तो मेघा को लगा जैसे उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई हो।
उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जहां वह 5 लाख के लिए अपनी आबरू दांव पर लगाने आई थी, वहीं यह रईस आदमी उसे उसकी उम्मीद से 10 गुना ज्यादा देने को तैयार था। मेघा के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। आखिर मुझ में ऐसा क्या है? किशोरीलाल जी जैसे रईस इंसान के लिए तो लड़कियों की कोई कमी नहीं होगी, फिर मुझ पर यह मेहरबानी क्यों? पर उस वक्त अपनी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने सोचा कि इस रकम से ना सिर्फ माँ का इलाज होगा, बल्कि उसकी माँ की पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। उसने अपनी कांपती हुई पलकें उठाईं और सीधे किशोरीलाल जी की आंखों में झांका। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी दृढ़ता थी। मुझे आपकी हर बात मंजूर है साहब। फिर मेघा थोड़ा रुककर बोली, लेकिन मेरी एक शर्त है। किशोरीलाल जी, जो इस वक्त पूरी तरह मेघा के जादू में थे, मुस्कुराए। उन्होंने मेघा के चेहरे के करीब झुककर उसकी खुशबू को महसूस किया और मधोश आवाज में बोले, तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है और मांगना है तो कुछ बड़ा मांगना, क्योंकि आज किशोरीलाल बहुत खुश है। बस मेरा यह नशा और मेरी ये बेताबी और बढ़े, उससे पहले मुझे जन्नत की सैर करा दो। इतना कहकर उन्होंने मेघा की पतली कमर में अपना हाथ रखा और उसे अपने कमरे के भीतर ले गए। कमरे में कदम रखते ही उन्होंने अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। मेघा ने आज ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह किसी भी तरह किशोरीलाल जी को पूरी तरह खुश करके रहेगी, ताकि आज की इस रात के बाद उसे अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी मजबूरी में ऐसा कोई काम ना करना पड़े। यही सोचकर उसने आगे बढ़कर किशोरीलाल जी का कोट उतारा और उसे एक तरफ रख दिया। किशोरीलाल जी की आंखों में शराब का नशा तो था, पर मेघा की नजदीकी उस नशे से कहीं ज्यादा भारी पड़ रही थी। वे धीरे से उस मखमली बिस्तर पर लेट गए। मेघा ने अपनी धकनों को काबू किया और उनके पास ही बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही मेघा का रेशमी बदन उनके करीब आया, किशोरीलाल जी के शरीर में एक मीठी सी सिहरन दौड़ गई। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने कभी किसी औरत को इस तरह अपने करीब आने की इजाजत नहीं दी थी। वे बरसों से एक भावनात्मक सूखे में जी रहे थे और आज मेघा के रूप में वो सूखापन खत्म होता दिख रहा था। इतनी शराब पीने के बावजूद वे मेघा के हुस्न में डूब जाना चाहते थे। उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और अपनी उंगलियों को मेघा के सुर्ख लाल होंठों पर रखा। तुम वाकई वैसी ही हो, वे बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाए। उनका स्पर्श मेघा के लिए नया था, पर उसमें एक अजीब सा ठहराव था। किशोरीलाल जी की उंगलियां मेघा के होंठों के किनारों को ऐसे सहला रही थी जैसे वे किसी बहुत कीमती और नाजुक चीज को महसूस करना चाहते हों। मेघा ने अपनी आंखें मूंद ली। उसे किशोरीलाल जी की सांसों में शराब की महक महसूस हो रही थी, लेकिन उनकी छुअन में एक तरह की तड़प थी जो शायद महज जिस्मानी नहीं थी। किशोरीलाल जी ने अपनी उंगलियां उसके होंठों से हटाकर उसके गालों पर फेरी और उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, मेघा, आज ये जो सुकून तुम्हारे स्पर्श से मुझे मिल रहा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। क्या तुम जानती हो कि तुम आज मेरे लिए क्या हो? मेघा ने अपनी आंखें मूंद ली। उसके मन में द्वंद्व था, लेकिन उसका शरीर एक नए अनुभव से गुजर रहा था। बिस्तर पर बिखरे उसके घने काले बाल और लाल रेशमी साड़ी का वह स्पर्श, जो अब धीरे धीरे उससे अलग हो रहा था। जैसे ही किशोरीलाल जी ने अपने हाथ से मेघा से लिपटी उस लाल साड़ी को खोला, वो साड़ी सरककर फर्श पर गिर गई। मेघा अब पूरी तरह असुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन उस असुरक्षा में एक अजीब सा आकर्षण भी था। किशोरीलाल जी धीरे से झुके और अपनी गर्म सांसों के साथ मेघा की गर्दन के नीचे के कोमल हिस्से को चूमने लगे। उनका स्पर्श किसी दहकती हुई भट्टी की तरह था। मेघा, जिसे आज तक किसी पुरुष ने छुआ नहीं था, इस स्पर्श से भीतर तक सिहर उठी। मेघा को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो सफेद मोम की एक नाजुक मोमबत्ती हो और किशोरीलाल जी एक प्रचंड आग। जैसे जैसे वे उसके करीब आ रहे थे और उनका स्पर्श गहरा हो रहा था, मेघा अपनी सारी झिझक खोकर उनकी बाहों में पिघलने लगी थी। वह आग उसे जला नहीं रही थी, बल्कि उसे एक ऐसे रूप में ढाल रही थी जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। किशोरीलाल जी बरसों की तन्हाई के बाद आज जैसे फिर से जी उठे थे। मेघा का वह जवान और कोमल शरीर उनके हाथों में किसी कीमती खजाने की तरह था। वे उसके बदन की खुशबू और उसके स्पर्श में पूरी तरह डूब चुके थे। शराब का नशा अब कहीं पीछे छूट गया था। अब तो बस मेघा के हुस्न का नशा था जो उनके सिर चकर बोल रहा था। और फिर जैसे ही मेघा ने अपनी कोमल बाहें उनके गले में डाली, किशोरीलाल जी ने उसे पूरी शिद्दत और ताकत से अपनी बाहों में भींच लिया। किशोरीलाल जी के लिए यह केवल एक रात का सौदा नहीं था, बल्कि अपनी खोई हुई जवानी को फिर से जीने का एक जरिया था। मेघा के शरीर की खुशबू और उसके स्पर्श ने उन्हें पूरी तरह मदहोश कर दिया था। वे मेघा के बदन के हर हिस्से को अपने प्यार और स्पर्श से सराबोर करने लगे। मेघा, जो शुरुआत में केवल मजबूरी के कारण यहाँ थी, अब खुद को इस एहसास से अलग नहीं कर पा रही थी। उसने तय कर लिया था कि वह किशोरीलाल जी को वह हर खुशी देगी जिसकी वे उम्मीद कर रहे हैं। उसने भी अपना पूरा साथ दिया। उसकी हर हरकत में एक ऐसा आकर्षण था जो किशोरीलाल जी की बेताबी को और बढ़ा रहा था।
हैरानी की बात यह थी कि 70 साल की उम्र होने के बावजूद किशोरीलाल जी के भीतर किसी 25 साल के नौजवान जैसा जोश और ऊर्जा थी। उनके स्पर्श में वो ताकत और दृढ़ता थी जिसने मेघा को अचंभित कर दिया। वो उनकी बाहों में खुद को सुरक्षित भी महसूस कर रही थी और एक अनजाने रोमांच से भरी हुई थी। पूरी रात उस कमरे के भीतर वक्त जैसे ठहर गया था। बाहर दुनिया सो रही थी, लेकिन उस बंद कमरे में भावनाओं और चाहत का एक तूफान उमड़ रहा था। किशोरीलाल जी ने मेघा के साथ पूरी रात वह मस्ती की जिसे वे बरसों पहले भूल चुके थे, और मेघा ने भी उनके हर कदम पर अपनी रजामंदी और जोश दिखाया। दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए थे कि उन्हें सुबह होने का एहसास ही नहीं हुआ। धीरे धीरे कमरे की खिड़की के पर्दों से छनकर सूरज की पहली किरण अंदर आने लगी। रात भर की उस हलचल के बाद अब कमरे में एक सुकून भरी खामोशी थी। मेघा किशोरीलाल जी की बाहों में सिर रखे लेटी हुई थी। उसके बाल तकिए पर बिखरे थे और चेहरे पर एक अजीब सी थकान भरी चमक थी। किशोरीलाल जी की आंखें खुलीं। उन्होंने अपने पास सोई हुई मेघा को देखा। उनके चेहरे पर एक ऐसी संतुष्टि थी जो शायद करोड़ों रुपए कमाकर भी उन्हें कभी नहीं मिली थी। उन्होंने धीरे से मेघा के माथे को चूमा। तभी मेघा की भी आंखें खुल गईं। उसने किशोरीलाल जी को देखा और मुस्कुरा दी। उसे याद आया कि अब उसकी मां की जिंदगी का रास्ता साफ हो गया है। किशोरीलाल जी धीरे से उठे और मेज की तरफ बढ़े। उन्होंने अपना चेकबुक उठाया और एक कलम निकाली और बोले, मेघा, कल की रात मेरी जिंदगी की सबसे बेशकीमती रात थी। तुमने जो मुझे दिया है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। फिर भी वादे के मुताबिक। किशोरीलाल जी ने चेक पर हस्ताक्षर कर मेघा की तरफ बढ़ाया। मेघा ने कांपते हाथों से वह चेक थाम लिया। उसकी नजरें जैसे ही उस पर पड़ीं, वह ठिठक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चेक पर हस्ताक्षर तो थे, पर जहां रकम लिखी जानी चाहिए थी उस जगह कुछ और लिखा था। मेघा ने हैरानी से किशोरीलाल जी की ओर देखा और रूंधे हुए गले से पूछा, इसमें तो कोई रकम नहीं लिखी आपने? फिर वह थोड़ा रुकी और अपनी आंखें साफ करते हुए बोली, और आपको कैसे पता चला कि मेरी शर्त भी यही होने वाली थी? किशोरीलाल जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में अब वह शिकारी वाली चमक नहीं, बल्कि एक प्रेमी जैसा गहरा ठहराव था। उन्होंने मेघा के हाथ को अपने हाथों में लिया और बड़े प्यार से बोले, मेघा, जब रात को मैं तुम्हें अपनी बाहों में महसूस कर रहा था, तब तुम अपनी आंखें बंद करके भगवान से कुछ बुदबुदा रही थी। तुम शायद समझ रही थी कि मैं नशे में हूं, पर तुम्हारी रूह ने मुझसे वह सब कह दिया जो तुम्हारी जुबान नहीं कह पाई। किशोरीलाल जी एक पल के लिए रुके। उनकी आंखों में पुरानी यादों के आंसू तैर आए। मेरी पत्नी उमा, वो भी तुम्हारी ही तरह भोली और खुददार थी। जब से वो गई, यह बंगला सिर्फ पत्थरों का एक ढेर बनकर रह गया था। लेकिन कल रात तुमने मुझे सिर्फ खुशी नहीं दी, तुमने मुझे वो एहसास लौटा दिया जो मैं बरसों पहले अपनी उमा के साथ दफन कर चुका था। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी बातें, तुम बिल्कुल मेरी उमा जैसी हो। मेघा स्तब्ध खड़ी सुन रही थी। किशोरीलाल जी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 50 लाख देकर विदा नहीं कर सकता मेघा। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर इस घर की इज्जत बनाना चाहता हूं। आज से यह सारी जायदाद, यह बंगला और मेरा यह नाम सब तुम्हारा है। आज से तुम इस घर की मालकिन हो। मेघा की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वह अपनी मां के लिए 5 लाख मांगने आई थी। 50 लाख का वादा उसे मिला, और अब वह करोड़ों की मालकिन और एक सम्मानित घर की बहू बनने जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक अंधेरी रात के बाद उसके जीवन में इतना उजाला होगा। उसने रोते हुए किशोरीलाल जी के कंधे पर सिर रख दिया। किशोरीलाल जी प्यार से बोले, अब रोना बंद करो। रमेश अभी अस्पताल जा रहा है। तुम्हारी मां का इलाज दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों से होगा। आज से तुम्हारी मां मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, क्या किशोरीलाल जी का मेघा की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे एक रात के सौदे के लिए राजी करना सही था? और क्या एक पवित्र रिश्ते की शुरुआत ऐसे किसी सौदे से होना न्याय संगत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। और साथ ही यह भी बताएं कि आप कौन से शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।